हाँ ठीक है। आज तरुण, गणेश भैया को कॉल करना और उनको बोलना कि जो नोट्स बने थे उनका प्रिंट करवा दें, रेगुलर वालों का ग्रुप बन। ठीक है। तो वो तुम्हें मेल करेंगे, तुम कॉपी की दुकान पे मेल करना और कल तक प्रिंट करवा ही देना। हाँ हाँ हाँ। पक्का बोल देना तरुण तुम। उसमें कुछ भी ऊपर नीचे हो तो आज सब कुछ सही करके आज प्रिंट पे डाल दो, हर हाल में। ठीक है, ग्रुप बन रेगुलर। समझ गए? ठीक है, चलो हम शुरू करें। मैंने कुछ होमवर्क दिया था क्या? हाँ या ना? तो चेक कराओ। बहाने आने बिल्कुल नहीं चलेंगे। कोई किसी भी तरीके का कि मेरे पास किताब नहीं थी, तो वहां पर नहीं थी तो मोबाइल पे थी वो। कराओ चेक जल्दी। दो दिन तक आवाज नहीं निकली बच्चों के गले से। चलो अभी कर देना जमा, तुम है ना, भूल मत जाना। देखें हम डिस्कशन कर रहे थे रिडेम्पशन ऑफ, हाँ बोलो। आ रहे कि जा रहे हैं? जाओ तो फिर। देखो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्लीज सुने। इसमें हमने सब कुछ डिस्कस किया था, हमें एक मुद्दे पे डिस्कशन करना है। ठीक है, कि हम सीआरआर आखिर क्यों बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें तुम ऐसा लिख सकते बाय सीआरआर। सीआरआर क्यों बनाते हैं, ऐसी हेडिंग डाल लो तुम अपनी। ठीक है, एनालिसिस कर रहे हैं हम एक। ओके ठीक है, थोड़ा ईमानदारी से सुनना।
हम ऐसी कहानी शुरू करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये मान लो ईयर 1 है। कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू किए। मान लो कंपनी के पास 3 लाख के इक्विटी शेयर हैं और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है कंपनी के पास 2 लाख की। तो कंपनी के पास कितने एसेट हो गए? 3 लाख रुपए के शेयर इशू करें, 2 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर इशू करें, तो कितनी कैपिटल हो गई कंपनी के पास? 5 लाख की कैपिटल हो गई। तो 5 लाख रुपए आ गए, 3 लाख इक्विटी शेयर इशू करके आ गए और 2 लाख ऐसा। ठीक है। अब ईयर 2 में क्या हुआ? कंपनी को तो पैसे की जरूरत पड़ी, कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ी, तो कंपनी ने डिवेंचर इशू कर दिए। ठीक है। तो हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल कितने थे? 3 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने थे? 2 लाख। कंपनी को पैसे की जरूरत थी, तो कंपनी ने क्या किया? डिवेंचर इशू कर दिए। तो डिवेंचर इशू कर दिए। मान लो ये कितना हो रहा है? 5 लाख। ठीक है। मान लो 2 लाख। क्या मैं इनको यहाँ 4 लाख कर देता हूँ? एक रेशियो बन जाएगा ठीक से, फर्क कुछ नहीं पड़ना था, बोलने में सरल लगेगा। सुनो तुम लोग, और लिखना कुछ है नहीं, पेन मत ढूंढो। यहाँ पे देखो, ये अपन ने ऐसा शुरू किया कि कंपनी ने क्या किया? पैसे की जरूरत थी, कंपनी ने 4 लाख रुपए के इक्विटी शेयर इशू करे और 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर इशू करे। ठीक है। तो 6 लाख की कैपिटल हो गई और 6 लाख रुपए हो गए हमारे पास। फिर ओवर द टाइम कंपनी को और पैसों की जरूरत पड़ी, तो डिवेंचर से पैसे लिए। कितने? 2 लाख। तो हमारे पास कितने एसेट हो गए? देखना, पहले से कितने थे? 6 लाख और कितने आ गए? 2 लाख। आज हमारे पास 6 लाख पहले से थे, डिवेंचर इशू करके कितना पैसा आ गया? 2 लाख। अब 2 मिनट के लिए सोचे कि तुम डिवेंचर होल्डर हो, तो तुमने क्या किया? कंपनी को एक तरीके से लोन दिया। डिवेंचर होल्डर डेट होते हैं कंपनी के लिए, लोन होते हैं। तो डिवेंचर होल्डर ने कंपनी को 2 लाख का लोन दिया। जब भी तुम किसी को लोन देते हो तो अपनी सिक्योरिटी चेक करके लोन देते हो। ये देखते हो कि तुम सुरक्षित हो या नहीं। अगर हम सुरक्षा की दृष्टि से देखें, सिक्योरिटी की दृष्टि से देखें, तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि मान लो कंपनी एक जहाज है अगर, ठीक है, तो अगर जहाज में पानी भरा तो सबसे पहले इक्विटी शेयर होल्डर डूबेगा। यानी सबसे बड़ी रिस्क अगर किसी के ऊपर होगी तो किसके ऊपर होगी? इक्विटी शेयर होल्डर के ऊपर होगी। उसके बाद भी अगर पैसा डूबा कंपनी का तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डूबेगा, और बाद में डूबा तो डिवेंचर। अगर इन 3 लोगों के बारे में हम डिस्कशन करें तो डिवेंचर पे बात आएगी। मैं इसको ऐसे बोलता हूं कि अगर कंपनी बंद होने की कगार पे आई तो पहले पैसा किसका वापस मिलेगा? डिवेंचर का। फिर बचा तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, और फिर बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर का। मतलब अगर पैसा कम पड़ गया तो सबसे पहले डूबेगा तो किसका डूबेगा? इक्विटी शेयर होल्डर का डूबेगा। ये है सिक्योरिटी का स्ट्रक्चर एक कंपनी में। तो जब भी डिवेंचर होल्डर पैसे देता है, इसने यहां कितने रुपए दिए तुम्हें इस केस में, अपने एग्जांपल में, तो उसने ये देख के दिए कि बहुत पैसा है, अभी तो इनका भी 2 लाख पड़ा हुआ है और इनका भी 4 लाख पड़ा हुआ है। यानी कि उसके डिवेंचर होल्डर के नीचे कितने रुपए की सिक्योरिटी पड़ी हुई है बताओ? उसके अगर नीचे देखें हम तो 6 लाख रुपए की सिक्योरिटी पड़ी हुई। और जब वो 2 लाख देगा तो कंपनी की लायबिलिटी होगी 2 लाख की और कंपनी की संपत्ति होगी 8 लाख की। यानी कंपनी को अगर 2 लाख का नुकसान भी हुआ तो भी इतना पैसा है कि उसका निकल जाएगा। कंपनी को 4 लाख का नुकसान भी हुआ तो भी इतना पैसा कि निकल जाएगा। कंपनी को 6 लाख का नुकसान भी हुआ तो भी इतना पैसा है कि उसका पैसा निकल जाएगा। तो उसकी लायबिलिटी के 4 गुना अमाउंट रखा हुआ है कंपनी में, और इसी सुरक्षा को देखते हुए उसने तुम्हें 2 लाख रुपए दिए। जब उसने तुम्हें 2 लाख दिए तब तुम्हारे पास 6 लाख थे,
तो उसने सोचा हम इसको 2 लाख देंगे, इनके कितने हो जाएंगे, 8 लाख हो जाएंगे। 8 लाख में से अपने 2 लाख मिल रहे हैं, मतलब हमारी लायबिलिटी टोटल एसेट के 25% के बराबर है, मिल ही जाएगी। कहाँ जाएगा पैसा डूब के? क्या ये बात समझ रहे हो? पक्का? तो डिवेंचर होल्डर ने ना इस सिक्योरिटी देखते हुए कि चलो हमारे 2 लाख हैं लेकिन कंपनी के पास 8 लाख रुपए तो हैं, इस सुरक्षा को ध्यान रखते हुए डिवेंचर होल्डर ने तुम्हें 2 लाख रुपए दे दिए कि हमारे 2 लाख देने के बाद कंपनी के पास 8 लाख रुपए होंगे, तो 8 लाख में से अपने 2 लाख ही तो मिलने हैं। मतलब मैं जो 2 लाख दे रहा हूँ उसके पहले कंपनी के पास कितने रुपए हैं, 6 लाख। ठीक है, कोई भी गड़बड़ हुई तो पहले मेरा मिलेगा, है ना। फिर प्रेफरेंस होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर की बात आएगी। ये सिचुएशन तुम्हें समझ में आई? देखें तीसरा ईयर, ऐसे कोई ईयर नहीं है, मैं बस टुकड़ों में बांट रहा हूँ बैलेंस शीट को। ये तुम घटना समझ सकते हो कि पहले ये घटना हुई, फिर ये घटना हुई, फिर ये घटना हुई, ऐसा। और कहीं तुम्हें डाउट हो तो प्लीज डिस्कस करना। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी थी अपने? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख। डिवेंचर कितने के थे अपने? एसेट कितने के? 8 लाख। कंपनी ने मेहनत करी, कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, तो कंपनी ने प्रॉफिट एंड लॉस कमाया मान लो 1 लाख, तो कितने एसेट हो गए अपने पास? 9 लाख। क्या ये 1 लाख तब थे जब डिवेंचर लोन दे रहा था? तो क्या इन 1 लाख की दम पर उसने लोन दिया है? क्या इस 1 लाख की सिक्योरिटी देख के उसने लोन दिया है तुम्हें? बिल्कुल नहीं। समझ रहे इस बात? यानी अगर मैं क्या करूं ईयर 4 में, केस 1, कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड ₹1 लाख एज डिविडेंड टू शेयर होल्डर। अगर कंपनी अगले साल 1 लाख रुपए डिविडेंड में बांट दे तो क्या डिवेंचर होल्डर गुस्सा हो जाएंगे या उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? उनका ब्याज आज दे दिया है, प्रॉफिट बैलेंस शीट में आ रहा है, इसका मतलब इंटरेस्ट वगैरह पे हो चुका है। अगर ये 1 लाख डिविडेंड के रूप में बांट दिया जाए तो क्या डिवेंचर होल्डर को कोई तकलीफ होगी? अगर हम प्रॉफिट को डिविडेंड के रूप में बांट दें तो हमारे पास कितना एसेट बचेगा? क्या डिवेंचर ने 9 लाख की संपत्ति देख के लोन दिया था या 8 लाख? मतलब कि हमारे पैसे देने के बाद 8 लाख, मतलब उनका हिस्सा 4 गुना सिक्योर्ड है। इसे हम बोलते हैं एसेट बैकअप। तुम्हारे बैकअप में 4 गुना पैसा है। तुम्हारे 2 लाख देने ना, जैसे 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख करके 4 पट्टियां हैं। 2 लाख डूबेंगे तो भी तुम्हारी टेंशन है, 2 लाख और डूबेंगे तो भी तुम्हारी टेंशन, 2 लाख और डूबेंगे तब भी तुम्हें पैसा मिल जाएगा। तुम 4 गुना सिक्योर हो। क्या अभी भी तुम 4 गुना सिक्योर हो? बताएं। पक्का? समझते जाना है ना, ये बार बार नहीं तुम्हें कोई समझाएगा, आएंगी नहीं तुम्हारे सिलेबस में, तो गया टाइम तो गया। तो अगर तुम डिविडेंड बांटते हो 1 लाख का तो इससे उनको कोई तकलीफ नहीं है। और तुम 1 लाख का डिविडेंड शेयर होल्डर को दो, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो सिक्योरिटी देख के तुम्हें अमाउंट दिया था वो सिक्योरिटी उनके पास अभी भी अवेलेबल है। अगर हम दूसरी सिचुएशन देखें, इसी ईयर में दूसरी सिचुएशन हम देखें, केस 2, कंपनी wants to redeem all preference share। कंपनी सारे प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना चाहती है। ठीक है, ये सिचुएशन 2 है। इसके आगे नहीं है, ये इसके आगे है ना। ये केस 1 है और वो केस 2 है, मतलब इसका उससे कोई संबंध नहीं बन रहा है। तो आपकी स्थिति कैसी थी यहां पे हम देखें तो आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी थी? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस 1 लाख,
और डिवेंचर 2 लाख। कोई डाउट? हम यहाँ से आए यहाँ पे, है ना? ये नहीं हुआ, ये केस 1 है और ये केस 2 है। हमारे पास टोटल एसेट कितने थे? 9 लाख। दूसरा केस ये है कि आप चाहते हैं कि आप प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन करें। अगर आप प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी 2 लाख से, और यहां से 2 लाख कम हो जाएंगे। कितने बचेंगे? क्या डिवेंचर होल्डर इस बात के लिए एग्री हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसकी सिक्योरिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो बोलेगा अरे ऐसे कैसे कर दिया तुमने, 7 लाख ही बचे हैं, जब हमने दिया था लोन तो 8 लाख के हिसाब से दिया था हमने, कि हम 4 गुना सिक्योर रहे, अब तो हम 3.5 गुना सिक्योर हैं। उतना सिक्योर नहीं है जितना सिक्योर तुमने हमें लोन लेते समय रखा था, तो आप हमारी सिक्योरिटी को चेंज नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट, क्या प्रॉफिट एंड लॉस से डिविडेंड बांटा जाता है? क्या प्रॉफिट लॉस से डिविडेंड बांटा जा सकता है? अगर तुमने इसे डिविडेंड और बांट दिया, बताओ यहां वो डिविडेंड बांटने के लिए मना कर रहे थे या उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? नो ऑब्जेक्शन टू डिवेंचर होल्डर। यहां तुमने बोला कि देखो तुम्हें प्रॉफिट हमने कमाया ना तुम्हारे बाद, और उसे डिविडेंड बांट रहे हैं, तो तुमने बोला बांटो, हमें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारा प्रॉफिट कमाया, डिविडेंड बांटो। तुमने यहां कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। अब तुम यहां डिविडेंड बांटना चाहते हो और तुमने यहां डिविडेंड बांटा, मान लो, बताओ वो ऑब्जेक्शन उठाएंगे या नहीं उठाएंगे? बताओ, उठाएंगे। तुम कुछ भी कर रहे हो, तुमने अल्टीमेटली उनकी सिक्योरिटी 8 लाख से कहां पे ले आए? 6 लाख लाए। उन्हें यहां प्रॉब्लम क्यों नहीं थी? उनकी 8 लाख की सिक्योरिटी 8 लाख थी, और वहां प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि तुमने क्या कर दिया? सिक्योरिटी को कम कर दिया, बहुत ज्यादा कम कर दिया। तो बोलेंगे नहीं नहीं ये सब नहीं चलेगा। तो हम बोल रहे हैं उनसे कि यार कैसे पागल हो, तुम पहले डिविडेंड के लिए मना नहीं करते थे, अब तुम डिविडेंड के लिए मना कर रहे हो। तो उसने बोला कि पहले हमारी सिक्योरिटी 8 लाख रहती थी, तुमने तो 6 लाख कर दी, तुम डिविडेंड बांट दो, हम तुम्हें मना नहीं करेंगे, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो पैसा क्यों दे दिया तुमने हमारे पहले? अब तो हम क्या हो जाएंगे? इनसिक्योर हो जाएंगे। पर तो तुम ऐसा करो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी दे दो, इक्विटी को भी दे दो, हम ही बैठेंगे बस 2 लाख लगा के। समझ रहे? अनसिक्योर एकदम, कि जो नीचे थे कि भाई ये डूबेंगे पहले, वो निकलते जा रहे हैं, हम अकेले ऊपर बैठे, मतलब तुम समझ रहे हो? तो ये प्रॉब्लम आएगी डिवेंचर होल्डर के ऊपर। आ रहा है पॉइंट समझ में? तो वो इस बात का विरोध करेंगे कि यार तुम डिविडेंड मत बांटो, पैसा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अब हमें उन्हें सेटिस्फाई करना है, हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रिडेम्पशन तो करना ही है, ड्यू डेट आ गई है। तो अब हम क्या करें कि हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रिडेम्पशन करें और वो गुस्सा ना हो, वो गुस्सा भी ना हो डिवेंचर होल्डर, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रिडेम्पशन तो ड्यू डेट आ गई, करना ही पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि तुम्हारे कहने पे हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रिडेम्पशन ही नहीं करेंगे। तो हम सोच रहे हैं बैठ के कि यार ऐसा क्या करें कि इनके 8 लाख के 8 लाख बने रहें। तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास ऑप्शन है, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की। मैं इसको बार बार इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि तुम जब बार बार लिखोगे तभी तुम बाद में समझ पाओगे कहानी कहां से कहां पहुंची है। एक बैलेंस शीट बना के तुम समझ नहीं पाओगे, या तो तुम कहानियां लिखते रहोगे कि हुआ क्या था। इसलिए जैसा लिख रहा हूं तुम बाद में वैसा ही लिख लेना, बहुत जरूरी है वो, तुम्हें स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा तो ही तुम समझ पाओगे और समझा पाओगे। कितने लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल है? फिर से पूरी बैलेंस शीट कॉपी कर रहा हूं मैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की? 2 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस 1 लाख। डिवेंचर 2 लाख। एसेट कितने के? 9 लाख। एक काम जो तुम करना चाहते हो तुम्हें करना ही है, उस पर तो डिस्कशन बचा ही नहीं कि बोला नहीं नहीं ऐसा मत करो। हमने कहा देखो वो तो करना ही है, ड्यू डेट आ गई यार, हम क्या करेंगे, देना पड़ेगा पैसा, तो इस बात पर डिस्कशन बचा नहीं। तो अब तुम क्या कर सकते हो? यहाँ 2 लाख रुपए चले जाएंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और कितने बचेंगे? 7 लाख। उनको कितनी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आ गई? 1 लाख। वो भी तब जब तुम इस अमाउंट से डिविडेंड नहीं दोगे तब, और तुम इससे डिविडेंड बांटना चाहते हो तो 2 लाख की प्रॉब्लम आ गई। तो तुमने बोला हम तो इससे डिविडेंड बांटेंगे, हमें इससे डिविडेंड बांटना है,
और हम कभी भी इससे डिविडेंड बांटेंगे तो हमें मना मत करना, इससे हम डिविडेंड बांट लेंगे अपना। तो अगर तुम इससे डिविडेंड बांट लोगे तो उनके पास कितना बचेगा पैसा, कितना कम पड़ेगा। तो फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो या तो तुम क्या करो 2 लाख के इक्विटी शेयर इशू कर दो, या तुम क्या करो 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर इशू कर दो। अगर तुमने 2 लाख के इक्विटी शेयर इशू कर दिए तो क्या उन्हें ऑब्जेक्शन रहेगा? अच्छे सोचना, जो तुम्हारे मन में आए बिल्कुल खुल के, क्योंकि हम पूरी डिटेल में है इसलिए कन्फ्यूजन की चांस नहीं। एक प्रेफरेंस शेयर रिडीम करके हम दूसरे प्रेफरेंस शेयर इशू कर दें, कोई प्रॉब्लम डिबेंचर होल्डर को? 2 लाख लाने के लिए हमने ऐसा कर दिया कि 2 लाख के डिबेंचर इशू कर दिए, फिर कोई प्रॉब्लम डिबेंचर होल्डर को? होगी प्रॉब्लम, क्योंकि ये तो बराबरी पे बैठेगा ना आके। तो फिर तो जितनी सिक्योरिटी थी 6 लाख, 6 लाख है, और एक और आ गया बांटने वाला कि अच्छा चलो अपन साथ में देखेंगे नजारा क्या हो रहा है। तो एक तो डूबेगा टाइटैनिक में भी। समझ में आ रही तुम्हें बात? तो क्या डिबेंचर इशू करके उसको सिक्योरिटी दे दें कि भाई डिबेंचर इशू कर रहे हैं ना 2 लाख के, 2 लाख कम पड़ रहा है तुम्हारे, 2 लाख के डिबेंचर इशू कर देंगे हम। क्या ये सही है? पैर नीचे रखो, अच्छे बैठ जाते हैं नींद वाली पोजीशन में, प्राणायाम कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ क्या हम डिबेंचर इशू कर दें चलेगा? हाँ तो हम ये नहीं कर सकते। या तो हम इक्विटी शेयर इशू कर दें 2 लाख के, चल जाएगा, या हम प्रेफरेंस शेयर इशू कर दें 2 लाख के, चल जाएगा। फिर क्या हम डिविडेंड बांट सकते हैं? तो अगर तुम फ्रेश इशू से रिडेम्पशन करते हो, अगर तुम फ्रेश इशू करके रिडेम्पशन करते हो, तो क्या तुम्हें प्रॉफिट पर ताला लगाने की जरूरत है? तो प्रॉफिट को सीआरआर में ट्रांसफर करना, मतलब ताला लगा के रखना कि इससे हम डिविडेंड नहीं बांटेंगे। बात सुनना, मैं समझाऊंगा इस बात को अगले एग्जांपल से। सीआरआर में ट्रांसफर करने का मतलब होता है कि ताला लगा देना कि इस प्रॉफिट से हम डिविडेंड नहीं बांटेंगे। तो क्या तुम्हें इसमें ताला लगाने की जरूरत है अगर तुम 2 लाख के नए शेयर इशू करते हो? तो अगर तुम इसके 2 लाख के नए शेयर इशू कर दो, मतलब तुम रिडेम्पशन फ्रेश इशू ऑफ शेयर से कर दो, तो क्या प्रॉफिट को बांटने पर रोक लगाने की जरूरत है? तो फिर प्रॉफिट को सीआरआर में ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने जितना पैसा प्रेफरेंस होल्डर को दिया है उतना आपने इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर इशू करके वापस लेके आ गए हो। तो वो डिवेंचर होल्डर तुम्हें प्रॉफिट बांटने से मना नहीं कर सकता। कोई डाउट? तो अगर फ्रेश इशू से रिडेम्पशन होता है तो सीआरआर बनाने की जरूरत, सीआरआर मतलब इस प्रॉफिट को रोक लगाने की जरूरत नहीं। ऑप्शन 2। बस ए और समझना, बात खत्म हो जाएगी। फिर से हम यही भाषा लिख रहे हैं पूरी। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस, डिवेंचर 2 लाख, एसेट कितने के हैं। अब जो होना है वो तो रोक ही नहीं सकते, गीता में लिखा है। तो हमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का रिडेम्पशन तो करना ही है, ये निश्चित है। अब हम चाह रहे हैं कि यार हम जितना कम शेयर इशू करना पड़े उतना अच्छा है। हम उन्हीं से पूछ रहे हैं कि बताओ क्या करें यार, हम जितना कम शेयर इशू करना पड़े उतना ठीक लगेगा हमें। तो बताओ सिक्योरिटी कितनी बची है? 7 लाख। कितनी सिक्योरिटी कम है? तो डिबेंचर होल्डर बोल रहा है देखो कि 8 लाख पे पहुंचाना पड़ेगा। तो अगर तुम चाहते हो कम शेयर इशू करना है तो ऐसा करो, जो P&L में पड़ा हुआ है ना पैसा, ये डिविडेंड में मत बांटना, तो 1 लाख तो ये हो जाएगा, और 1 लाख के क्या कर देना, शेयर इशू कर देना। अगर तुम ज्यादा शेयर इशू नहीं करना चाहते, नहीं तो तुम 2 लाख के शेयर इशू कर दो, बांट लो अपना डिविडेंड। लेकिन तुम चाह रहे कि नहीं हमें तो कम शेयर इशू करना है, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस में पड़ा हुआ है 1 लाख रुपए, वो तुम डिविडेंड में मत बांटना, तो 1 लाख तो हो जाएंगे। अब 1 लाख और चाहिए तो 1 लाख के क्या कर लेना, शेयर इशू कर देना, प्रेफरेंस शेयर है इक्विटी शेयर। तो तुम बोला ठीक है ऐसा कर लेते हैं, 1 लाख के हम शेयर इशू कर देते हैं, और ये हम इससे हम डिविडेंड नहीं बांटेंगे। क्या बताएं, काम चल जाएगा, बढ़िया हो जाएगा अपना, 1 लाख यहाँ आ जाएगा।
इक्विटी से इशू करेंगे, यहाँ 2 लाख आ जाएगा किससे, इक्विटी से इशू कर चल गया था, क्या चल जाएगा ये काम? यहाँ तक कोई बात में डाउट हो तो फिर बताओ। अभी CRR नाम में बताता हूँ कि फिर कैसे आया, CRR नाम क्यों आया। ठीक है, तुम तो कॉन्सेप्चुअली बताओ कि क्या पैसा जितना चाहिए था हो गया, कैसे हो गया? 1 लाख तो जो पड़ा था जिसे हम कभी भी डिविडेंड में बांट सकते थे, हमने प्रॉमिस कर दिया कि इसको हम डिविडेंड में नहीं बांटेंगे, और तब भी 1 लाख जो कम पड़ा तो हमने नए शेयर इशू करके ले आए। अब बताएं हम 1 लाख से डिविडेंड बांट पाएंगे क्या? तो काम सही हो जाएगा। तो हमने बोला कि ठीक है हम इससे डिविडेंड नहीं बांटेंगे। बोले हमें भरोसा नहीं है, ऐसा P&L में दिखता रहेगा और सब जानते हैं कि P&L से तो डिविडेंड बढ़ जाता है, तो हमें भरोसा नहीं है कहीं तुम डिविडेंड बांट दोगे तो। मैंने कहा यार भरोसा करो, नहीं बांटेंगे। तो उन्होंने बोला कि इसका नाम ना बदल दो तुम, ताकि लोगों को पता ना चले कि ये P&L है, तो इसका नाम बदल दो। इसका नाम बदल के क्या रख दो, CRR रख दो। तो आज के बाद बैलेंस शीट में P&L नहीं दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, CRR दिखाई देगा, कैपिटल रिडेम्पशन। हाँ यही बोलना था, हाँ कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। कैपिटल को रिडीम करने के लिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम करने के लिए ये पैसा रिजर्व में रखा, क्योंकि हमने जो 1 लाख रुपए है वो हमने बाहर से लेके नहीं आए। 2 लाख का आउटफ्लो हुआ तो 1 लाख हमने जो प्रॉफिट था उसी को रोक लिया कि इसको हम कभी जाने नहीं देंगे, और 1 लाख हम इक्विटी शेयर इशू करके लाए। इसलिए जितना फ्रेश इशू से काम चल जाएगा तो चल जाएगा, बाकी पैसा तुम्हें जो डिविडेंड में बटने वाला था उसको क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा कि अब इस पैसे से हम डिविडेंड नहीं बांटेंगे। इसलिए हमारा फॉर्मूला था कि CRR इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम। कितने के प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुए, 2 लाख के, ठीक है, माइनस 1 लाख का हमने फ्रेश इशू किया, तो बाकी 1 लाख का कहाँ से आया, प्रॉफिट से। तो प्रॉफिट से अब बांटना मत डिविडेंड, तो डिविडेंड नहीं बांटना तो उसको P&L में डाला रहने दें, उसको वहां से हटा दें, मतलब पैसा पड़ा रहने दें, नाम बदल दें उसका, उसका नाम P&L की जगह क्या रख दें, CRR, ताकि भविष्य में कभी भूल चूक से भी उस अमाउंट से डिविडेंड ना बढ़ जाए। वो P&L में पड़ा रहेगा, हम भूल जाएंगे, हम उससे क्या कर देंगे, डिविडेंड बांट देंगे। तो उन्होंने बोला नहीं उसका नाम बदल दो, उसमें ताला लगा के रखो, उसका ताला लगा दो, उसमें नाम लिख दो ये CRR है, इससे डिविडेंड नहीं बढ़ सकता। अभी बहुत कुछ बचा है, यहाँ तक बात तुम्हें समझ में आ गई हो तो ये क्या करना है, हमें ट्रांसफर करना है CRR में। मतलब हमने ऐसा ताला लगा के रख दिया इसको, ताकि कभी इससे डिविडेंड ना बटे। ठीक है, समझ रहे हैं, ये हो गया। इतनी बात मेरे हिसाब से नोट कर लो, तुम्हें एक प्रॉपर गैप मिल जाएगा, फिर मैं बात को और बढ़ा दूंगा। 5-7 मिनट और लगेंगे तो बोनस शेयर पे, यहीं से बोनस शेयर पे पहुंचेंगे अपन, और बोनस शेयर चैप्टर शुरू हो जाएगा। हाँ ये पूरा नोट करो तुम, नहीं तो दोबारा तुम नहीं समझा पाओगे किसी को। हाँ नहीं नहीं, मतलब कुछ ना कुछ रहता है लाइबिलिटी के फॉर्म में, इसलिए सब प्रॉब्लम आती। अब कंपनी बंद हो रही है फिर नहीं बनता CRR। हाँ नीचे गिर गया था, ढूंढ